हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में कि आपका जो फिजिकल है वो किस प्रकार हो रहा है। इसके बाद में ट्रेड टेस्ट किस प्रकार हो रहा है, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल किस प्रकार हो रहा है, सारी चीजें ट्रेड से रिलेटेड वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में मेडिकल कैसे हो रहा है, मेडिकल की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कौन कौन सा पार्ट किस प्रकार चेक किया जाता है। इसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं उसका लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप इसका फिजिकल देने जाओगे तो यहां पर जो सीआरपीएफ सेंटर है उस पर गेट पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, उसके बाद में आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का आधार कार्ड के अंदर जो फोटो है वो क्लियर नहीं होता या बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर इस प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो वोटर आईडी है वो वोटर आईडी वहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट वहां पर चेक होते हैं। इसके बाद में आगे ध्यान से देखिएगा, गेट में एंटर होने के बाद बच्चों को ट्रेड वाइज खड़ा कर दिया जाता है और फॉर्म भरवाया जाता है। ट्रेड वाइज जैसे ड्राइवर के लोगों को, ड्राइवर के बच्चों को यहां पर अलग छाट दिया जाएगा, फिटर, बुगलर, टेलर, इन बच्चों को अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, कोबलर, कारपेंटर, पेंटर, जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इनके बच्चों को अलग अलग कर दिया जाएगा और इनके बैच बना दिए जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, फॉर्म भरवाने के बाद, मतलब ये अलग अलग ट्रेड के बच्चों को अलग अलग करने के बाद में एक फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद में रनिंग के लिए 300 बच्चों के बैच बना दिए जाते हैं, मतलब 300 बच्चों का वहां पर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। उन ग्रुप्स में बच्चों को दौड़वाया जाता है। जितनी भी आपकी रनिंग है, या तो 5 किलोमीटर है या फिर जो कई कई ट्रेड में यहाँ पर 1600 मीटर की भी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो बच्चा रनिंग पास कर लेता है उसकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है, मतलब जो रनिंग क्लियर कर लेता है उसके बाद में हाइट और चेस्ट होता है। जितना भी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है उस जो भी आपको फॉर्म दिया है उस फॉर्म के अंदर फिल किया जाता है डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में जो आपको फॉर्म दिया जाता है उसी फॉर्म के अंदर जितने भी आपकी प्रक्रिया होती है, जैसे रनिंग, हाइट, वेट, उन सभी कॉलम के अंदर सारा मेजरमेंट भर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में ट्रेड टेस्ट होता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। मेडिकल यहां पर अगले दिन होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड टेस्ट होता है जो आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, 10 मार्क का आपका वाइवा होता है, जिससे जैसे आपका कोई भी ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई बाहर से सवाल पूछ लिया, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे बार्बर है तो बार्बर से रिलेटेड, और जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। कोई हार्ड नहीं है, इसके अंदर बच्चों को नहीं निकाला जाता, लगभग 90% बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 मार्क का यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। जैसे आपसे आप कुकर में फॉर्म अप्लाई किया हो तो उसमें आपको या तो आपसे रोटी बनवा सकते हैं, तो कोई भी आपका प्रैक्टिकल वहां पर करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेड टेस्ट, 50 नंबर का होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर आपसे 10th और 12th और आईटीआई ये डॉक्यूमेंट तो मांगे जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आधार कार्ड होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होगा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, और ये सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिस भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास, यानी जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल आपसे मांगा जाता है, वहां का प्रमाण मांगा जाता है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। अब मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 5 दिन का आपको समय दिया जाता है। सबसे पहले आप, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिख के रखी है ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ सके। अब यहां पर देख सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 5 दिन का समय दिया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सही नहीं हो रही है तो आपको एफिडेविट बनवाकर ले जाना है। एफिडेविट क्या होता है, कोर्ट से एफिडेविट बनता है कि हाँ ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हो चुकी है बाय मिस्टेक, और मैं यहां का लड़का हूं और यहां का जेन्युइन बंदा हूं। ठीक है, इस प्रकार एफिडेविट बनता है। मान लीजिए नाम का है तो नाम का एफिडेविट भी बन जाएगा, आपके नाम के अंदर मिस्टेक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो सभी का एफिडेविट बनता है, कोर्ट से जाके आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आपको 5 दिन का समय भी इसके अंदर दिया जाता है। अब यहां पर मेडिकल, मतलब अगले दिन मेडिकल होता है, और मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें चेक की जाती है, किस प्रकार होता है, कितने मेडिकल टेस्ट होते हैं, सारी मैंने यहां पर आपको जानकारी बता दी है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं आई टेस्ट, नोज टेस्ट, टिथ टेस्ट मतलब दांतों का, ऑपरेशन एंड सर्जरी, टेटो टेस्ट, स्वेटली पाम मतलब हाथों में पसीना आता है, इसके बाद में कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, नोकनी, ईयर टेस्ट, इसके बाद में ड्रॉपिंग शोल्डर मतलब एक कंधा आपका ऊपर होता है एक कंधा नीचे होता है, ठीक है।
ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे चेस्ट टेस्ट भी होता है, 6 फिंगर टेस्ट मतलब 6 उंगलियां होती है, उसका भी टेस्ट होता है, वेरिकोज वेन्स होता है, हर्निया टेस्ट होता है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स भी चेक किया जाता है, बीपी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी वहां पर चेक की जाती है। जो मोटी मोटी चीजें जितनी भी चेक की जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। अब एक एक बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज मैं बता देता हूं, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है इसका मेडिकल इंडियन आर्मी के मेडिकल की तुलना में इजी होता है। मतलब इंडियन आर्मी का आपने देखा होगा मेडिकल में एक एक चीजें बारीकी से चेक की जाती है, लेकिन जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है इसके अंदर इतना बारीकी से चेक नहीं किया जाता। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। मेडिकल में जाने से पहले जरूरी सूचना आप ध्यान से देखिएगा कि शरीर की अच्छे से सफाई कर लेना है। मेडिकल में पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो आपको घबराकर उन जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मेडिकल अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको नहीं दिखाना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और आप हड़बड़ा जाते हैं कि क्या पता मैं इसके अंदर फंस जाऊंगा, तो वहां पर क्या है, मेडिकल ऑफिसर आपको भांप लेता है, देख लेता है कि हाँ बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो डर रहा है। तो डरना नहीं है, कई बार आपकी कमी भी मेडिकल ऑफिसर को दिखाई नहीं देती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हेयर कट अच्छा होना चाहिए। मतलब यहां पर जैसे आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप लंबे लंबे बाल बनवा के वहां पर जा रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। आप फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी की तरह दिखना चाहिए, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। प्राइवेट पार्ट की सफाई अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होगे कहां के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उन जगह की अच्छे से सफाई होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर दाढ़ी है तो आप दाढ़ी अच्छे से क्लीन बनवा के जाए, क्योंकि फौजी है, आपने जितने भी देखा होगा फौजी है वो दाढ़ी नहीं रखते, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छे से प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सारी सफाई करके जाना है। आई टेस्ट मतलब आंखों का टेस्ट किस प्रकार होता है, तो आई टेस्ट आंख की जांच कैसी होती है, तो यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार आपसे लेटर पढ़वाए जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको एक आंख बंद करवा के लेटर पढ़वाए जाएंगे, कुछ दूरी पर होगी, लगभग 15 से 20 फुट की दूरी होगी, और वहां से ये लेटर आपसे पढ़वाए जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आई सर्जरी। अब मान लीजिए अगर कोई भी आपसे लेटर नहीं पढ़ा जाता है तो वहां पर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आई सर्जरी इज नॉट अलाउड, यानी कई कैंडिडेट क्या करते हैं, आंखों में सर्जरी करवा के चले जाते हैं। अब यहां पर एक चीज होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर आई सर्जरी मेडिकल ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये बंदा आई सर्जरी करवा के आया है तो वहां पर रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो वो कई बार निकल भी जाते हैं। मैं आपको अपना बता देता हूं, एसएससी जीडी में भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि बहुत सारे जो बच्चे थे आई सर्जरी करवा के गए थे, मतलब लेजर टेस्ट करवा के गए थे, और वहां पर क्या हुआ था, कई बच्चों ने मतलब लेजर करवा के गए थे फिर भी वो पास हो गए थे। कई बार पता नहीं चलता है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहां पर आई सर्जरी अलाउ नहीं है, अगर पता चल जाता तो रिजेक्शन दे देते हैं। इसके बाद में स्क्वेंट आई इज नॉट अलाउड। स्क्वेंट आई का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड। मतलब इस पर जो ये है होता है स्क्वेंट आई, स्क्वेंट आई का मतलब है भेंगापन। भेंगापन आप समझते हो कि मतलब जो आंख की आंखें है वो दोनों मतलब करीब है, अपने पास पास है। यहां पर मैं आपको आगे पिक दिखा दूंगा। एक नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी नाम है, रोग है आपके, तो भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा, वहां पर अलाउ नहीं है। अब यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार होता है, यह है भेंगापन, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आगे देख सकते हैं कलर विजन टेस्ट, ये सभी आंखों के टेस्ट है। कलर विजन भी वहां पर आपका चेक किया जाता है। मतलब यहां पर जो लेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन कौन से आपको वीडियो के अंदर बताना है, कमेंट करके बताना है कि सर हाँ हमने सारे लेटर सही से पढ़े हैं। इस प्रकार के टेस्ट वहां पर भी आपको करवाए जाएंगे, वहां पर आपसे एक बुक है वो पढ़वाई जाएंगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ देते हो, अगर आपके ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप पास हो जाओगे, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आई साइट, दृष्टि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर जो आंखें होती है आपकी दो तरह की होती है। जो आपकी राइट आई होती है, यहां पर आप देख सकते हैं ये बेटर आई मानी जाती है, और जो लेफ्ट है ये रोस आई मानी जाती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको मैं बता देता हूं, यहां पर जो आपकी बेटर आई है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना। और रोस आई है जो 6/9 होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इशियारा टेस्ट होगा वहां पर, और इशियारा टेस्ट आपको पास करना होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नोज टेस्ट। नोज यानी नाक का मेडिकल किस प्रकार होता है, तो आगे बढ़ते हैं। नाक का मेडिकल भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर डिवाइडेड सेप्टम इज नॉट अलाउड। मतलब आग जो डीएनएस होता है, डीएनएस इसको बोल दे सकते हैं, डीएनएस आप समझ सकते होगे। डीएनएस में क्या होता है, जो ये नाक की हड्डी होती है ये टेढ़ी होती है। अब ये हड्डी इस प्रकार टेढ़ी है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो ये
मेडिकल के अंदर इसको अलाउ नहीं किया जाता है, टेम्पररी रिजेक्शन इसमें दे दिया जाएगा। अब यहां पर जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है, अगर मान लीजिए इसके अंदर आपको मेडिकल में समय दिया जाता है तो आप इसको सही करवा के जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीने का समय दे, अगर मेडिकल के लिए आपको दे दे, मतलब री मेडिकल के लिए, तब तो आप इसको सही करवा सकते हैं। अगर समय नहीं देते, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि इसमें लगभग 1 से 2 दिन का समय देते हैं, जिसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर इस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है तो आपका टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, जीडी के अंदर क्या होता है, एसएससी जीडी के अंदर इसके अंदर समय दिया जाता है, लेकिन यहां पर जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है इसके अंदर समय नहीं दिया जाता है री मेडिकल के लिए। अब यहां पर आगे देख सकते हैं डीएनएस नॉट अलाउ। डीएनएस का मतलब होता है नाक की हड्डी टेढ़ा होना। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहां पर डीएनएस सर्जरी, डीएनएस सर्जरी के बाद मेडिकल फिट कर देते हैं। सर्जरी में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, रिकवर होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। अब आप समझ सकते होंगे, जिस भी मेडिकल के अंदर अगर रिकवर होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग रहा है और यहां पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर इतना समय नहीं दिया जाता है, तो सीधा सीधा तो रिजेक्शन लिखा ही हुआ है, तो इसमें रिजेक्शन दे दिया जाएगा अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेजल पॉलीपेक्टोमी, नाक का मांस बढ़ना। मतलब ये प्रॉब्लम, ये टेस्ट भी होता है जिसमें क्या होता है, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होती है ना, कुछ कैंडिडेट के क्या होता है, नाक के अंदर मांस भरा होता है, जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जिसमें कोई भी जैसे कैंडिडेट है इसके ये प्रॉब्लम है, तो उसको सांस बहुत, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे देते हैं या अनफिट भी कर दिया जाता है। अब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन मेडिकल आर्मी की तुलना में इजी होता है। नाक, अगर नाक की हड्डी हल्की टेढ़ी है तो ये मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फिट भी कर सकता है। ठीक है, यानी जैसे इंडियन आर्मी में क्या होता है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो सीधा रिजेक्शन दे देते हैं, लेकिन जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है इसमें इसका मेडिकल इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कई बार मेडिकल ऑफिसर के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो आपको पास भी कर देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, दांतों की जांच किस प्रकार होती है। तो दांतों के अंदर क्या होता है, आपके टोटल 22 डेंटल पॉइंट होते हैं, उसके अंदर 14 डेंटल पॉइंट आपके रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, मतलब 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे आगे देखें, क्लीन योर टीथ। सबसे पहले जब भी आप मेडिकल में जाए अपने दांतों की अच्छी तरीके से सफाई करवा के जाइए। कई बार क्या होता है, बच्चे के दांत पीले होते हैं, चाहे वो कितना भी ब्रश कर ले वो निशान नहीं मिटते, तो उसको क्या करना चाहिए, दांतों की सफाई करवा के जाना चाहिए। सफाई होती है जब भी आपके कोई सिटी के अंदर क्लिनिक होते हैं, वहां पर सफाई की जाती है दांतों की, तो सफाई करवा के जाए ताकि आपके दांत अच्छे लगे। इसके बाद में पायरिया, जो पायरिया की प्रॉब्लम होती है, पायरिया का मतलब जो दांतों के अंदर खून आता है, तो ये पायरिया की प्रॉब्लम भी अलाउ नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, दांतों में फासला, ये देख सकते हैं, ये दांतों में फासला, तो इसमें क्या टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो मेडिकल में जाने से पहले तारों को हटा दे, यानी दांतों का फासला होता है, तो कई बच्चे क्या करवाते हैं, ये इस प्रकार दांतों के अंदर तार बंधवा लेते हैं ताकि वो गैप कम हो जाए, या फिर जो आगे होते हैं वो आगे वाले दांत अंदर आ जाए, इस प्रकार तार बंधवा के जाते हैं। तो ये तार आपको मेडिकल में जाने से पहले उतरवा देना है। और गैप होता है, इस प्रकार गैप होता है, तो ये गैप अलाउ कर देते हैं, इसमें इतना ज्यादा नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आपके 14 डेंटल पॉइंट वो क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके दांतों में गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर दांतों में हल्का गैप है तो हल्के टेढ़े मेढ़े है तो आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाता है। बस आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, 14 डेंटल पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं टीथ टेस्ट के। अगर दांतों में कीड़ा लगा है तो प्रॉपर कैपिंग करवा कर जाइए, अन्यथा टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाए। कैपिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है और दांत पूरा कट चुका है अंदर से, मतलब काला पड़ चुका है, खराब हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी सफाई करवाना है, उसके ऊपर कैप चढ़वाना है और बाद में जाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अब जिसमें जिन कैंडिडेट के नकली दांत है वह फिक्स इंप्लांटेशन करवा कर ही जाइए। नकली दांत होगा तो यहां पर इस प्रकार जो इंप्लांटेशन होता है ये करवा कर जाइए, नहीं तो अन्यथा आपको दांतों के अंदर रिजेक्शन दे दिया जाएगा। ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर ये चीज पता नहीं चलती है वो बात अलग होती है। ठीक है, वैसे ये अलाउ नहीं है। ऑपरेशन एंड सर्जरी, ऑपरेशन एंड सर्जरी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट का ऑपरेशन सर्जरी मेडिकल से कितने दिन पहले हुआ है। जैसे यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर यहां पर ऑपरेशन और सर्जरी क्या अलाउ है या नहीं है, तो अलाउ तो होता है, लेकिन ये डिपेंड होना चाहिए कि वो कितने समय पहले करवाया आपने, मतलब मेडिकल से कितने समय पहले आपने यहां पर ऑपरेशन या सर्जरी करवाई है और कौन से पार्ट की करवाई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो ये पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर जैसे समय दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोसिल है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो आपको 3 महीने पहले मेडिकल से 3 महीने का समय आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। टेम्पनोप्लास्टी 4 मंथ पुराना होना चाहिए। ये सारी चीजें आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, और जो डीएनएस की प्रॉब्लम है, डीएनएस ये 1 महीने पुराना होना चाहिए, मतलब मेडिकल से 1 महीने पुराना ऑपरेशन होना चाहिए। अगर पुराना है तो आपको अलाउ कर देंगे, अगर पुराना नहीं है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे
टेटो टेस्ट। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमने टेटो बनवा रखा है, क्या ये अलाउ है या नहीं है? तो इसका भी आप देख लीजिए। टेटो टेस्ट यहां पर अलाउ कौन कौन से है। मान लीजिए आपने कोई धार्मिक टेटो है, ठीक है, किसी धर्म से रिलेटेड टेटो आपने अपने शरीर या किसी बॉडी पार्ट्स के ऊपर बनवा रखा है, तो वो अलाउ नहीं होगा। अगर आपने कोई सेक्सुअल टेटो आपने बनवा रखा है, सेक्सुअल टेटो आप समझ सकते होगे, तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कोई नाम बनवा रखा है, वो डिपेंड करता है कि आपके जो मतलब हाथ है, जैसे मान लीजिए हाथ पे आपने कोई नाम बनवा लिया है, तो एक तो वो आपके इस एरिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आप राइफल चलाते हैं इस हाथ में आपका एरिया में नहीं होना चाहिए। और अगर आपके इस एरिया में है तो वो मतलब पूरा हाथ का 1/6 भाग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉरी, मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, एल्बो टू हैंड, मतलब कोहनी से लेकर हाथ तक 1/4 भाग कर वो टेटो आपका होना चाहिए, तब जाके अलाउ होगा। इसके बाद में स्वीटी पाम, इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब हाथों में अगर आपके पसीना आ रहा है तो ये चीज अलाउ नहीं है, यह मेडिकल समस्या होती है, इसमें हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कैरी एंगल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो स्वीटली पाम होती है, जो हाथों के अंदर पसीना आता है, उसमें अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होता है, कई बच्चों के हाथों के अंदर पसीना आता है, तो सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से पहुंच ले, मतलब शरीर के अच्छे तरह से पहुंच ले, या फिर आपको हाथों को मिट्टी के अंदर कर लेना है, जिससे क्या है पसीना नहीं दिखेगा। तो ये चीजें आपको करके जाना है और हाथों को खुला रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कैरी एंगल की प्रॉब्लम, तो कैरी एंगल भी वहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है, कैरी एंगल की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है, कैरी एंगल इज नॉट अलाउड। ये कैरी एंगल किसे कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब यहाँ से कोहनी, मतलब हाथ जैसे टेढ़ा होता है इस प्रकार होता है, तो ये इसे कैरी एंगल की प्रॉब्लम कहते हैं, तो ये अलाउ नहीं है, कैरी एंगल इज नॉट अलाउड। अब यहां पर कैरी एंगल देख सकते हैं 5 से 15 डिग्री नॉर्मल कैरी एंगल होता है, मतलब अगर 5 से 15 डिग्री का गैप है तो इसे नॉर्मल कैरी एंगल बोलोगे। अगर 15 डिग्री से मोर देन 15 डिग्री से ज्यादा है तो इसके अंदर आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अगर 5 डिग्री से अंदर है, मतलब 5 डिग्री अंदर की तरफ भी हाथ होते हैं, तो भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्लेट फुट टेस्ट। अब इस प्रकार आपका प्लेट फुट है तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, प्लेट फुट की प्रॉब्लम इसे कहते हैं, मतलब पैरों के बीच में यहां पर गैप नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा, नॉट अलाउड है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं तो प्लेट फुट होता क्या है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये गैप आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल पाव इस प्रकार का होता है, प्लेट फुट इस प्रकार का होता है, ये पास है ये फेल है। अब इसको किस प्रकार आप सही कर सकते हैं, तो ये है जो आप ये से बॉल को रख के बीच में अपना गैप बना सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल से लगभग 1 से 1.5 महीने का आपका समय आपके पास बचा है, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। वजन बढ़ने के कारण आपके पूरे शरीर का वजन पंजों की तरफ आ जाता है, इस कारण बच्चे पंजे फ्लैट हो जाते हैं, ज्यादातर नंगे पांव और बिना चप्पल के घूमने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नोकनी की प्रॉब्लम है, तो यहां पर नोकनी आप देख सकते हैं, ये घुटने आपस में टच होते हैं, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है, इसमें आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। नोकनी होता क्या है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो घुटने आपस में टच हो रहे हैं इसे नोकनी की प्रॉब्लम बोलते हैं, इसमें आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका है तो ये आप पास हो जाओगे, अगर टच हो रहा है, ज्यादा गैप है, तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नोकनी कैसे सही किया जा सकता है, तो ये 1 से 1.5 महीने का अगर आपके पास समय होता तब आप इसको सही कर पाते, 1 से 2 दिन के अंदर ये सही नहीं होगा। इसके लिए आपको जैसे तकिया डाल के इस प्रकार एक्सरसाइज कर सकते थे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ईयर टेस्ट, कान का टेस्ट किस प्रकार होता है, तो कान की सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से सफाई करवा के जाना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद में नो डिजीज इन ईयर, मतलब कानों के अंदर कचरा नहीं होना चाहिए, कानों में कचरा नहीं होना चाहिए, कान बहने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम आप नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका जो कान का है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। इस प्रकार जो भी मैंने आपको यहां पर बताया ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आगे देख सकते हैं, ड्रॉपिंग शोल्डर, अगर मान लीजिए कोई आपका जैसे एक शोल्डर ऊपर और एक शोल्डर नीचे है, इसे बोलते हैं ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम है तो सीधा रिजेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है, लेकिन सीआरपीएफ ट्रेडमैन का मेडिकल आर्मी की तुलना में सरल होता है, कई बार पास भी कर दिया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चेस्ट, मतलब छाती की जांच किस प्रकार होती है, तो चेस्ट सबसे पहले आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, छाती का शेप नॉर्मल होना चाहिए, छाती अंदर दसी हुई नहीं होनी चाहिए, निपल्स का लेवल में होना चाहिए, मतलब जैसे एक निपल ऊपर है एक निपल यहाँ पर नीचे है, तो इसमें आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। अगर छाती अंदर दसी हुई है या ज्यादा ऊपर की तरफ निकली हुई है तो भी आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा, नॉर्मल छाती आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में 6 फिंगर टेस्ट, मतलब अगर आपके 6 अंगुली है तो सीधा आपको यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया जाएगा, मतलब ये अलाउ नहीं है। अब यहां पर वेरिकोज वेन होता क्या है, मतलब पांव की नसें दिखाई देना, नसें बाहर की तरफ रहना, ठीक है। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका ये चीज अलाउ नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हर्निया टेस्ट। हर्निया का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी शरीर का अंग बाहर की तरफ निकलना, मतलब एक्स्ट्रा
जो शरीर का अंग होता है वो बाहर की तरफ निकलना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये गांठे की तरफ होता है, गांठे की तरह होता है। तो यहाँ पर हर्निया इज नॉट अलाउड, शरीर का कोई अंग बाहर निकला हो तो उसे हर्निया कहते हैं, ठीक है। इसकी सर्जरी करवा के आप जा सकते हैं, लेकिन सर्जरी भी मैंने बताया था 3 महीने पुराना होना चाहिए। अब यहाँ पर प्राइवेट पार्ट की जांच किस प्रकार होती है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप शरीर की अच्छी तरीके से सफाई करवाई जाए, जितने भी प्राइवेट पार्ट्स है अच्छी तरह से उसकी सफाई होनी चाहिए। उसके बाद में पाइल्स आर नॉट अलाउड, यानी अगर पाइल्स की आपकी प्रॉब्लम है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर इसको आप 3 से 4 महीने पहले सही करवा सकते थे तो ये अलाउ भी हो सकता था, ठीक है। इसके बाद में आगे देख सकते हैं टेस्टिकल टेस्ट। यहाँ पर टेस्टिकल 2 ही होने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप में होने चाहिए। दोनों टेस्टिकल की साइज में थोड़ा फर्क भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरी टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा बड़ा या ऊपर नीचे हो सकता है, घबराइए नहीं। यानी ये नॉर्मली सभी का होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है, ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टेस्टिकल टेस्ट में क्या होता है, टेस्टिकल में पानी भरा नहीं होना चाहिए, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें रिजेक्शन आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद में पेनिस टेस्ट, पेनिस का छेद सेंटर में होना चाहिए, पेनिस छेद एक ही होना चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में स्किन प्रॉब्लम, अगर स्किन की इस प्रकार की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। यह सब मेडिकल ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ज्यादा है तो मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा, अगर नॉर्मली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बर्न एंड ऑपरेशन मार्क, मतलब अगर जलने और ऑपरेशन मार्क के निशान है तब क्या करें। अगर इस तरह की कोई भी निशान है और वह आपकी फिजिकल फिटनेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं दे तो आप फिट है, आपको कुछ नहीं होगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीपी टेस्ट तो हाई बीपी 100 से 140 के बीच में होना चाहिए, लो बीपी 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, तब आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद में एक्सरे की जांच होती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी चेक की जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाकर आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।